डियर स्टूडेंट्स, आज इस पॉलीसाइफोनिया का जो चैप्टर है आज ये ख़त्म हो जाएगा। और इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ लिया था कि कार्पोगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और कार्पोगोनियम के अंदर एग रहता है। तो आज इसमें देखिए पहले फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो हम जानते हैं कि जो स्पर्मेटेंजिया बनते हैं पॉलीसाइफोनिया के अंदर, वो उसके द्वारा स्पर्मेशिया बनते हैं और स्पर्मेशिया यानी पुमणु नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये जल की धाराओं के साथ बहते हैं और फीमेल गेमेटोफाइट में जहाँ पर कार्पोगोनियम लगी होती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और कार्पोगोनिया के ऊपर जो ट्राइकोगाइन होती है, जो कि एक नेक के समान भाग होता है, इसका शीर्षस्थ भाग होता है, वहाँ पर कोई एक स्पर्मेशियम चिपक जाता है और स्पर्मेशियम और कार्पोगोनियम के बीच की जो वाल है वह वाल फट जाती है या गल जाती है और मेल जो गैमीट होता है यानी स्पर्मेशियम उस ट्राइकोगाइन से होता हुआ एग तक पहुंच जाता है और यहाँ पर एग से फ्यूज होकर के डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। अब पॉलीसाइफोनिया के अंदर जाइगोट बनने के बाद बहुत सारे चेंजेज होते हैं जिनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर पढ़ा जाता है। तो निषेचन के बाद जो कार्पोगोनियम होता है उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन होते हैं और यहीं पर ही कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। निषेचन के बाद जो बेसल स्ट्राइल इनिशियल बने थे और लेटरल स्ट्राइल इनिशियल बने थे, जो एक एक कोशिकाएं बनी थी, अब उनके अंदर विभाजन हो जाता है जिसे 2-3 कोशिकाओं के तंतु बनते हैं जिनको बेसल स्ट्राइल फिलामेंट और लेटरल स्ट्राइल फिलामेंट कहा जाता है। तो ये जो फिलामेंट्स बनते हैं ये न्यूट्रिशन प्रकृति के होते हैं यानी पोषक प्रकृति के होते हैं और सपोर्टिंग सेल इसके बाद अनुप्रस्थ रूप से डिवाइड करती है, क्योंकि ये जो फिलामेंट निकलते हैं ये सपोर्टिंग सेल से ही निकलते हैं और सपोर्टिंग सेल डिवाइड होकर के ऊपर की ओर एक ऑक्सिलरी सेल यानी सहायक कोशिका का निर्माण करती है और यह कोशिका कार्पोगोनियम के जस्ट बेस की ओर ही बनती है और इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो जो ऑक्सिलरी सेल होती है वो एन होती है और थोड़ी देर के बाद इस ऑक्सिलरी सेल और कार्पोगोनियम के बीच एक ट्यूबुलर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है यानी एक नलीय संबंध बन जाता है दोनों कोशिकाओं के बीच में, सहायक कोशिका के अंदर भी और जो सपोर्टिंग सेल है इसके नीचे जो सेल बनी हुई है उसके बीच में, कार्पोगोनियम के बीच में। तो विकास की इस स्टेज में आकर के ट्राइकोगाइन सूखना शुरू हो जाती है और जो इसमें सपोर्टिंग सेल के पास की जो पेरिसेंट्रल सेल्स थी वो डेवलपिंग जो कार्पोस्पोरोफाइट है इसके चारों ओर में एक बंद आवरण बना लेती है और इस आवरण की जो वाल होती है इसको पेरिकार्प कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है और इसमें डिप्लॉइड जाइगोट होता है। तो डिप्लॉइड जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और इनमें से एक जो डॉटर न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है वह कार्पोगोनियम के अंदर ही रह जाता है और दूसरा डॉटर न्यूक्लियस जो डिप्लॉइड होता है वह ट्यूबुलर कनेक्शन के द्वारा ऑक्सिलरी सेल के अंदर आ जाता है और ऑक्सिलरी सेल के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस पहुंचने के बाद इसमें पहले से जो न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है वह विघटित हो जाता है और इसके बाद डिप्लॉइड केंद्रक जो इसके अंदर आता है उसमें अनेक माइटोटिक डिवीजन होते हैं और इसी समय जो ऑक्सिलरी सेल है इससे पार्श्व अतिवृद्धियाँ निकलती हैं और प्रत्येक अतिवृद्धि में ऑक्सिलरी सेल के जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं समसूत्री विभाजनों से उसमें से एक एक न्यूक्लियस इन अतिवृद्धियों के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और इसके बाद आउट जो ग्रोथ बनी है इनके आधार पर एक सेप्टा विकसित हो जाता है और इस कारण से ऑक्सिलरी सेल का संबंध इससे हट जाता है। तो इस प्रकार जो आउटग्रोथ बनी है जो कि जिनमें 2n न्यूक्लियस भी प्रविष्ट हो गए हैं, अब इनको
इन कोशिकाओं को गोनिमोब्लास्ट इनिशियल कहा जाता है। और प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट इनिशियल के विभाजन से गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनते हैं और इन गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की सबसे सिरे वाली जो कोशिका है वही कार्पोस्पोरेंजियम को बनाती है। और इस कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें B2N न्यूक्लियस है, तो इसका पूरा प्रोटोप्लास्ट एक डिप्लॉयड कार्पोस्पोर बनाता है। और इन डेवलपमेंट के साथ साथ सपोर्टिंग सेल, ऑक्सिलरी सेल, कार्बोगोनियम, बेसल और लेटरल स्टाइल जो फिलामेंट्स होते हैं वो सब मिल करके एक इरेगुलर शेप की एक बड़ी कोशिका बनाते हैं जिसको प्लेसेंटल सेल कहा जाता है। प्लेसेंटल सेल गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट और ये सब कार्पोस्पोरेंजियम के चारों ओर वेजिटेटिव फिलामेंट्स की एक भित्ति बना लेते हैं और यह एक स्ट्रक्चर नई स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि घड़े के आकार की यानी अर्न शेप होती है। और इसी स्ट्रक्चर को ही सिस्टोकार्प कहते हैं या कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। तो यह कार्पोस्पोरोफाइट वास्तव में जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जहाँ पर कार्पोगोनियम लगी थी वहीं पर ही विकसित होता है। तो न्यूट्रिशन भी इसको फीमेल गैमेटोफाइट से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, किस प्रकार से इनके अंदर विभाजन दिखाए गए हैं। यहाँ पर डी डायग्राम के अंदर देखिए, नीचे की ओर प्लेसेंटल सेल है और ऊपर की ओर जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बने थे उनमें से सिरे वाली जो कोशिकाएं हैं वो कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर विकसित हुई हैं। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर ई डायग्राम के अंदर जो बनी हुई है ये कार्पोस्पोरोफाइट या इसमें सिस्टोकार्प इसे कहेंगे। इसकी वाल पेरिकार्प कहलाती है और यहाँ पर जो कार्पोस्पोरेंजिया हैं उनके द्वारा कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो कार्पोगोनियल फिलामेंट्स की जो टर्मिनल सेल है उसको छोड़ करके सभी कोशिकाएं, इसके अलावा बेसल और स्टाइल फिलामेंट्स की कुछ निचली कोशिकाएं जो कि सिस्टोकार्प नहीं बनाती हैं वो सब कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। और कार्पोगोनियम में जो विकसित होने वाले डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स हैं ये यहाँ से निकल जाते हैं और अंकुरित होकर के टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्पोस्पोर्स जो बने हैं इनके अंदर निर्माण के समय कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए कार्पोस्पोर्स कैसे हैं 2N यानी डिप्लॉयड हैं। और F डायग्राम के अंदर इनके अंदर डिवीज़न अंकुरण दिखाया गया है जिसे दो कोशिकाएं बनी हैं। एक कोशिका जो पहली है वह राइजोइडल सेल है और दूसरी कोशिका जो है इसके द्वारा शेष थैलस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो थैलस बनता है वह टेट्रास्पोरोफाइट होता है जो कि 2N प्रकार का होता है। और हम पढ़ चुके हैं कि टेट्रास्पोरोफाइट थैलस सिर्फ अलैंगिक जनन करता है जिसके द्वारा वापस टेट्रास्पोर्स बनेंगे। अब इसमें हमें देखना है पीडीए का अंतरण किस प्रकार से होता है। तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर समाकृतिक पीडीए का अंतरण पाया जाता है क्योंकि इसके जो थैलस होते हैं गैमेटोफिटिक थैलस भी और टेट्रास्पोरोफिटिक थैलस भी आकारी के लक्षणों के अंदर समान होते हैं। इनमें जो टेट्रास्पोरोफिटिक थैलस बनता है वह अलैंगिक थैलस होता है और टेट्रास्पोर्स के अंकुरण से ही मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफिटिक थैलस बनते हैं जो कि एन थैलस होते हैं, एगोनिक थैलस होते हैं। तो दोनों ही आकार के अंदर समान होते हैं, इसलिए यह पीडीए का अंतरण आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, समाकृतिक पीडीए का अंतरण कहलाता है। ये एक स्केच डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर इसकी लाइफ साइकिल को पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर देखिए पॉलीसाइफोनिया का टेट्रास्पोरोफाइट है जो कि 2N होता है या 2X जिसे दिखाया गया है। इसके अंदर टेट्रास्पोरेंजिया बनी जिनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ था जिससे टेट्रास्पोर्स बने थे। इन टेट्रास्पोर्स के अंकुरण से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बने हैं। मेल गैमेटोफाइट पर स्पर्मेटेंजिया विकसित हुई जिनसे स्पर्म्स यानी स्पर्मेशिया विकसित हुए। कार्पोगोनिया के अंदर एग बना है और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना है। तो ये जाइगोट फीमेल गैमेटोफाइट पर विकसित हुआ और इसके अंकुरण से ही कार्पोस्पोरोफाइट बनता है।
कार्पोस्पोरोफाइट के द्वारा कार्पोस्पोरेंजिया बनती हैं और इन कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर 2n कार्पोस्पोर्स बने हैं और ये ही कार्पोस्पोर्स अंकुरित होकर के पुनः टेट्रास्पोरोफिटिक थैलस को बनाते हैं। तो इसमें 3 अवस्थाएं नज़र आ रही हैं। टेट्रास्पोरोफिटिक अवस्था जो कि 2n है, कार्पोस्पोरोफिटिक अवस्था भी 2n है और एक अवस्था इसके अंदर गैमेटोफिटिक है जो कि n है। तो इस लाइफ साइकिल को डिप्लो हैप्लोबायंटिक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है, यानी 2 इसमें डिप्लॉयड फेजेज हैं और एक इनके अंदर n फेज है। इसमें तीसरी अवस्था जो है वो कार्पोस्पोरोफाइट की है, तो जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है उसी के ऊपर विकसित होती है। तो 3 प्रावस्थाओं में से जो टेट्रास्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट अवस्थाएं हैं ये 2n है जो कि हम पढ़ चुके हैं, और गैमेटोफिटिक अवस्था जो है वो हैप्लॉइड होती है। और एसेक्सुअल जो अवस्था है वह टेट्रास्पोरोफाइट के रूप में दिखाई देती है और इससे टेट्रास्पोर्स बनते हैं जिनसे एक टेट्रास्पोरेंजियम मदर सेल के द्वारा 4 टेट्रास्पोर्स बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो इनमें से 2 टेट्रास्पोर्स मेल गैमेटोफाइट को बना देते हैं और 2 टेट्रास्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं। और मेल गैमेटोफाइट पर स्पर्मेटेंजिया विकसित होते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर कार्पोगोनिया विकसित होते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और उस जाइगोट का आगे चल करके अंकुरण होता है, यानी विभाजन होते हैं जिससे कार्पोस्पोरोफाइट बनता है। तो ये तीनों अवस्थाएं हमने देख ली हैं और पॉलीसाइफोन के जीवन चक्र में 2 अगुणित अवस्थाएं होती हैं और 2 द्विगुणित अवस्थाएं होती हैं जो कि टेट्रास्पोरोफाइट के रूप में नज़र आती हैं और कार्पोस्पोरोफाइट के रूप में, और एक अवस्था होती है वो हैप्लॉइड होती है जो गैमेटोफिटिक अवस्था के रूप में नज़र आती है। तो इन तीनों पीढ़ियों का एकांतरण होता है और यह चक्र द्विगुणितागुणित कहलाता है, यानी आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लोबायंटिक लाइफ साइकिल कहलाती है। तो इस प्रकार से पॉलीसाइफोनिया का जो सवाल था उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन अगला टॉपिक शुरू करेंगे, तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पढ़ेंगे। थैंक यू।